हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है संडे स्पेशल वीडियो नंबर 16। सारे के सारे पार्ट्स विजिट कर लें, 15 का 15 झारखंड एग्जाम स्पेशल यह क्लास होता है जिसमें जनरल स्टडीज को डिस्कस किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस में इंक्लूड है। आज संडे है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो संडे का मतलब हॉलीडे समझते हैं। देखिए, मेरे लिए तो संडे का मतलब हॉलीडे नहीं होता है। संडे में देखिएगा, चाहे घर हो या कोई भी हो, सब चीज़ बंद वगैरह रहता है। घर तो बंद रहता नहीं है, मम्मी का काम नहीं बंद होता है। बाकी स्कूल हो, कॉलेज हो, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सारे बंद होते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग 6 जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका बच जाता है या छूट जाता है। चाहे आप लोग अगर निजी जीवन में कुछ कार्य है, ठीक है, वो भी आप लोग संडे को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए संडे बनाया गया है, ना कि हॉलीडे, यानी कि आज पूरा दिन भर सोना है। ठीक है, नॉर्मल जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना, ऐसे उठेंगे तो 5 बजे, और संडे हो गया तो चलो भैया संडे है 8 बजे उठते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग को नहीं करना है। ओके, डेली करना है, और जो छूट उठ जाता है उसको संडे को आप लोग मेकअप कर लेना है। यही मेरे लिए संडे का तात्पर्य है। आपके लिए संडे का क्या मतलब है बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मिडिल टैली क्या है, अगर समझ में आ चुका है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो के ड्यूरेशन में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले कुछ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। डेली मैं 3 लेक्चर लाने के लिए आपको बोला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो सुबह में जो 8 बजे का टाइमिंग है, जो हिंदी और इंग्लिश का लेक्चर आता है, उसको अल्टरनेट किया जाए। मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ जो 2 बजे वीडियो आता है, जो जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है सो, और जो एक वीडियो आता है शाम को झारखंड जी के, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा आपके लिए पेपर 3 में। तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो इसको मैं अल्टरनेट कर देता हूँ। जो सुबह में 8 बजे वीडियो आता है उसको मैं अल्टरनेट कर देता हूँ, और उसको जो है से डेली कर देता हूँ, 2 बजे वाला को और शाम को। ठीक रहेगा, क्योंकि हिंदी उतना ज़्यादा नहीं है झारखंड के एग्जाम में, हिंदी इंग्लिश को उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। और जो है से मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर पेपर 3 पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, तो उसी एरिया पर काम करना चाहिए जहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकल कर आए, तो उसको मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन फर्स्ट कंप्यूटर का है। इन MS एक्सेल डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग शॉर्ट कमांड फ्रॉम। ये देखिए, जेएसएससी असिस्टेंट का यह एग्जाम है। अब मैं अपने घर से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, यह जेएसएससी जो है से क्वेश्चन पूछ चुकी है। MS एक्सेल में शॉर्ट मेन्यू में एक शॉर्ट मेन्यू होता है, या शॉर्ट कमांड बोलिए, ऐसे कमांड ही बोलेंगे, मेन्यू तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट कमांड बोलेंगे। में निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जा सकता है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम या घटते से बढ़ते क्रम। किसमें आप लोग यह देखने को मिलेगा? टेबल मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, डेटा मेन्यू में, या फिर टाइटल मेन्यू में। इसका सेंसर क्या होना चाहिए? इसका सेंसर हो जाएगा, आइए बताते हैं। पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। शॉर्ट का मतलब होता है या तो आपको अरेंज करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं A to Z और Z to A लिखा हुआ है, समझ गए। अगर इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो A to Z हो जाएगा, नहीं तो Z to A हो जाएगा। इस तरह से होता है, समझ गए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डेटा, आप लोग देख सकते हैं। या MS एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है, तो MS एक्सेल जो है उसमें जो डेटा टैब है, तो डेटा टैब में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट कमांड। तो शॉर्ट कमांड का यूज करके जो मिलेगा आपको डेटा मेन्यू में ना, यानी कि डेटा टैब में मिलेगा, तो डेटा टैब इसका आंसर लगा लीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर MS एक्सेल यूज कीजिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे झारखंड के कोई भी एग्जाम हो, देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और मैं क्या बताऊं, देख लीजिए, यहाँ पे जेसीसी का ऑफिशियल पेपर है। MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से, वर्ड से बहुत गहराई में जाकर पूछते हैं, और 3 चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पावर पॉइंट से, एक्सेल से और MS वर्ड से। तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, इसको आइडिया रखिएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में बनाया गया था, पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, विंडोज का भी लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 चल रहा है ना, इसको देख लीजिएगा, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। विंडोज का पहला वर्जन 1985 में लॉन्च किया गया था, इसको देख लीजिएगा, विंडो 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आंसर तो हो गया। डेटा टैब में आपको शॉर्ट कमांड देखने को मिल जाएगा। एक जो पेज लेआउट ऑप्शन है, इसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन बन सकता है। पेज लेआउट जो टैब है, इसमें आपको मार्जिन देखने को मिलता है, और दूसरा ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन बताया था ना आपको, लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड। तो लैंडस्केप मोड एंड पोर्ट्रेट मोड आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये देखिएगा, 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है। इसको आप लोग लैंडस्केप मोड बोलते हैं, और इसको पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। लैंडस्केप मोड इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोड, एंड पोर्ट्रेट मोड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल मोड। समझ गए। तो दोनों आपको पेज लेआउट टैब में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 10,000? 10,000 का ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है।
मैं पहले भी एक लेक्चर ले चुका हूँ बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, या डेसिमल को बाइनरी में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जेसीसी के वेरियस एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। 3 मार्क्स कम नहीं होता है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है बट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता होगा पेपर 3 में। तो 3 मार्क्स अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, रैंक आपका बहुत आगे चला जाएगा। और अगर यहाँ पे गलत हो जाता है या छोड़ के आ जाते हैं तो रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसको देख सकते हैं, आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लें, वहाँ भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा डेडिकेटेड वीडियो, मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको 20 होता है, 1000 होता है 1000, उसका ऑक्टल होता है 10, तो इसको याद रखते हैं 10,000 का 20 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। इन विच ईयर डिड द 11th 5-year प्लान बिगिन, बोला जा रहा है कि कौन से साल में 11वां जो पंचवर्षीय योजना है शुरुआत हुआ था। पंचवर्षीय योजना से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज डिस्कस कर दूंगा, देख लीजिए। 2006, 7, 2009 और 2010। सही आंसर इसका 2007 हो गया, जेसीसी असिस्टेंट में ही यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगर देखा जाए थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, तो जो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 में शुरू हुआ था और उसका टाइम पीरियड था 17। तो टाइम भी पीरियड भी पूछ देते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में शुरू हुआ, पंचवर्षीय यानी कि 5, तो 12 17 चला गया, रटना नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था 1951 में शुरू किया गया था 56 तक, और ये जो था से हम लोग एग्रीकल्चर पे इसको फोकस किए थे, आपको याद होगा। और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था उसमें हम लोग इंडस्ट्री पे फोकस किए थे, आपको आइडिया होगा। एक उसके बाद 5th प्लान ईयर जो है 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो सूत्रधार थे वो थे डीपी धर उनका नाम था, इनको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, और फर्स्ट में एग्रीकल्चर था और फर्स्ट प्लान, सेकेंड था आपका इंडस्ट्री पे हम लोग फोकस किए थे ना, फर्स्ट में एग्रीकल्चर जो कि स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। समझ गए, इसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ बता दिया यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के बारे में हो गया। तो इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फर्स्ट भी पूछते हैं, लास्ट भी पूछते हैं कि फर्स्ट में किस पे फोकस किए थे, सेकेंड में किस पे फोकस किए थे, 5वीं पंचवर्षीय योजना में के सूत्रधार कौन थे, और नारा कब दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अच्छा, जब योजना चला था इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, एक आपका 1966 टू 69 का जो पीरियड है ना, उसको आप लोग प्लान हॉलीडे के नाम से इंडियन इकोनॉमी जानते हैं, प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। करेंसी का डिवेल्यूशन वगैरह किया गया था, आपको आइडिया होगा। तो 2007 आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस्ड, अच्छा इंडियन इकोनॉमी कैसा इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है ना। ये मिक्स्ड का वर्ड जो है इकोनॉमी जो यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए, इसका क्या मतलब है बता सकते हैं। देखिए आप लोग जो है ना ऐसे कुछ काम किया कीजिए, जितना भी आप तो इतना तो कन्फर्म है कि डेली क्लास आना ही है, तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए, ओके। और जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप लोग एक A4 साइज का सेट ले लीजिएगा, और उसमें एक क्लास में जितना होगा, 2 क्लास तो चलने वाला है आपका, एक तो जनरल स्टडीज़ का पोर्सन, ऐसे 3 क्लास था, लेकिन कभी कभी उसको गैप कर दूंगा 8 बजे वाला को। तो आप लोग A4 साइज का सीट ले लीजिए, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो के ड्यूरेशन में बहुत सारा चीज़ ऐसे मैं बोलता हूँ जो कि यहाँ पे रिटेन नहीं होता है, और उसको मैं PDF पे नहीं डालता हूँ, ओके ना। PDF और क्यूज आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, बताना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए, जुड़ सकते हैं वहाँ पे। समझ गए तो क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सा चीज़ इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन्स। सही आंसर इसका होगा न्यूट्रॉन्स। आपको पता होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के दौरान, जिसमें आप लोग कैडमियम रॉड वगैरह का यूज करते हैं, या फिर ग्रेफाइट वगैरह यूज किया जाता है स्पीड को और मॉडरेटर के रूप में। समझ गए, तो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, इसको आइडिया रखिएगा। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है इसको जो है एक हैवी जो नाभिक होता है, मतलब हैवी एक न्यूक्लियस होता है,
उस पर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन से, तो यह टूटता है और हैवी न्यूक्लियस में बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अलॉट ऑफ एनर्जी है रिलीज होता है। समझ गए? तो ये होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन बोल सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में फ्यूज मतलब होता है ना आपस में मिल जाना, फ्यूज मतलब होता है जुड़ना, संलयन बोलते हैं इसको। तो जब जुड़ता है तो भी जाके जो है आपका अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम होगा, जैसे कि सन का सोर्स के बारे में बात कीजिएगा, तो हाइड्रोजन का एटम जो है वहाँ पे बनते रहता है और दोनों जो है कंबाइन करता है। हाइड्रोजन के एटम कंबाइन किया और जाकर हीलियम एटम कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है हीलियम +2 होता है। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का कहानी, और ये होता है फ्यूजन का कहानी। न्यूक्लियर रिएक्टर जो भी आप लोग देखते हैं, जैसे कैगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में है, कल्पकम तमिलनाडु में है, ये सारा में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाता है, फ्यूजन का नहीं ना। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्टर होता है उसमें कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूजन। और पूछेंगे हाइड्रोजन बम हो या सन का सोर्स हो, उसमें कौन सा रिएक्शन यूज होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए? तो इसको देख लीजिएगा। बाकी हाइड्रोजन बम भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर यानी कि संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, और फादर ऑफ हाइड्रोजन बम बोला जाता है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिएगा, ये भी जेसीसी एनएम का क्वेश्चन है। द VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर रिप्रेजेंट्स, बोला जा रहा है कि जो VI ग्राफ होता है किसी कंडक्टर का, वह क्या रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को, कंडक्टेंस को, रजिस्टिविटी को, या फिर रेजिस्टेंस को। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो VI ग्राफ इस तरह का देखे होंगे आप लोग, 10th क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर साइंस का तैयारी करना है जेसीसी के एग्जाम के लिए, तो 8, 9, 10 का जो NCERT का बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। या करंट हो गया या वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से करंट आप लोग बढ़ाते जाइएगा, वोल्टेज भी बढ़ते जाता है, तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसको बोला जाता है, पता होगा, ओम्स लॉ। तो इसमें VI ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ जो आता है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू IR आता है, यानी कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको आप लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होता है, तो इसको रेजिस्टेंस टिक लगा लीजिए। यह प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है R, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है ना, देख लीजिएगा। इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, साइंटिस्ट का नाम है ओम, उसके उन्हीं के नाम पर यह ओम लिखा जाता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स में अंतर नहीं बुझाता है बहुत लोगों को अंतर नहीं बुझाता है रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स में। देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी होता है किसी कंडक्टर का, जो कि उससे फ्लो होने वाले करंट का ये अपोज करता है। जबकि रजिस्टर आप लोग मार्केट से लाते हैं, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी होता है जो कि एक तरह के टच आप लोग नहीं कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को आप लोग टच करते हैं, मार्केट से लाते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक गुण होता है। जिस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, कि हार्डवेयर को आप लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, उसी तरह का कहानी इसका भी है। रेजिस्टेंस से गुण होता है, इसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जबकि रजिस्टर को टच कर सकते हैं। समझ गए? वोल्टेज जो समझते हो, यही भी जो है वोल्टेज है, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। वोल्टेज हो, करेंट हो, ये सारा जो है आपको स्केलर क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ये भी आपको पूछते हैं ना, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज नापने का एक यंत्र होता है जिसको वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, यह हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। करंट नापने का यूनिट जो होता है उसको आप लोग बोलते हैं एमीटर, और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। एक फार्मूला होता है करंट का, होता है I इज इक्वल टू Q/T। छोटा Q भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे बन सकता है, और ऐसे आपको अब न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। चलिए, 1 एम्पीयर करंट तो पूछेंगे, जैसे का कुछ भरोसा नहीं है क्या पूछते। 1 एम्पीयर करंट अगर इसको बोलेंगे, इसका अगर देखिएगा तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जो कि खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम का सेकंड होता है, तो 1 कूलम पर सेकंड बन जाएगा। तो बोला जाता है कि अगर किसी वायर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो उस करंट का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। क्लियर? चलिए, बाकी इसको होता है वोल्टेज का वोल्ट, तो इसको कर लीजिएगा 1 जूल और पर कूलम, ठीक है। तो इसको 1 जूल पर कूलम, अगर 1 वोल्ट पूछेगा तो इसको देख लीजिएगा, डिफाइन करना होगा, तो 1 जूल पर कूलम इस तरह से आ जाएगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से
किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाने में जितना ऊर्जा खपत होता है उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है, एनर्जी जो लगता है आपको, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से आप लोग समझिए, यानी कि वर्क डन एक तरह से होता है, एनर्जी नहीं, वर्क डन बोलिए कि जितना वर्क डन होता है वही होता है वोल्ट। तो इसी में अगर 1 कूलम चार्ज को आप लोग ला रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, तब उसको आप लोग कह सकते हैं कि आपका वर्क डन जो होगा, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। समझ गए, फार्मूला देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आंसर तो डी हो गया। बाकी रेजिस्टेंस का उल्टा, रजिस्टिविटी जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टिविटी को आप लोग रो से लिखते हैं ना, रो से लिखते हैं। यह किसी पे डिपेंड नहीं करता है रजिस्टिविटी, सिर्फ नेचर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रजिस्टेंस 3-4 चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे आप लोग लेंथ का, मतलब कंडक्टर का लेंथ हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, नेचर, टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करता है। बट जो रजिस्टिविटी होता है सिर्फ और सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आई होप कि ये चीज़ आपको डिटेल में समझा दिया, ओम्स लॉ समझ गए होंगे। One of the salts dissolved in water that obstruct the production of lather in soap is, बोला जा रहा है कि एक जल में घुला लवण होता है जो साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम स्टीयरेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट। सही आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। देखिए एक जो क्वेश्चन है यह परमानेंट हार्डनेस के बारे में है कि परमानेंट हार्डनेस का आखिर रीजन क्या है। तो द परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो साल्ट होता है ना, उसके चलते वाटर हार्ड हो जाता है। इस हार्ड वाटर को पहचानने का तरीका क्या है? अगर पूछ दें आपसे कि हार्ड वाटर को कैसे पहचानिएगा, तो नॉर्मल जो होता है 2 चीज़, जो कि कोई भी चीज़ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो आप लोग जो दाल होता है, दाल गलाते हैं आपका दाल नहीं गलता है ना कहीं पे, तो समझ जाइए कि कोई चीज़ हार्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं, काफ़ी आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड वाटर है उसमें दाल आपका नहीं गलने वाला है, ठीक है, तो दाल गलाइएगा तो दाल नहीं गलेगा। दूसरा एक पहचान ये भी है कि कपड़ा धोइएगा उसमें तो नहीं होगा, ठीक है, झाग बनता ही नहीं है। तो 2 पहचान होता है, कपड़ा ठीक से साफ नहीं हो रहा है, झाग नहीं बन रहा है, और दाल नहीं गल रहा है, तो समझिए कि वाटर हार्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इसको हार्डनेस को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट समझते हैं ना, तो आप लोग डिटर्जेंट यूज कीजिएगा तो परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर वाटर कोई हार्ड है तो किसका यूज करके आप लोग हार्ड वाटर में कोई काम कर सकते हैं? अब दाल तो गलेगा नहीं, लेकिन कपड़ा तो साफ हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो Na2CO3 10H2O, ये जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यही आप लोग यूज कर सकते हैं। आंसर हो गया बी। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है हार्डनेस का कारण, लेदर मतलब झाग होता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दें कि ये जो सोप होता है डिटर्जेंट, उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो पहला तो एक फ़ायदा आप लोग ये देख लीजिएगा कि सोप जो होता है से जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट करता है। और सोप जो है से हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता है, तो लेकिन डिटर्जेंट कर सकता है। तो कुछ कुछ लाभ भी है तो कुछ कुछ हानि भी है, ठीक है। चलिए, Which of the following waterfalls is not located in रांची? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक वाटरफॉल है जो कि रांची में नहीं है। बहुत सारे वाटरफॉल तो मैं पहले ही बता चुका हूं। और देखिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट रहें। टेलीग्राम से कनेक्ट रहने के लिए इसीलिए बोलता हूं कि जब मैं न्यूज़पेपर को स्टडी करने बैठता हूं तो मैं लोकल ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो उसमें झारखंड से रिलेटेड जो लोकल न्यूज़ आते हैं ना, उसको भी मैं आपको डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पेरवा घाघ वाटरफॉल कल न्यूज़ में था, तो उसमें और भी जो क्वेश्चन मिला तो उसको मैं डाल दिया था क्यूज के रूप में। तो वहाँ से कनेक्ट रहिए, बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वीडियो से रिलेटेड सब मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, या फिर कम्युनिटी टैब में भी डाल देता हूँ, ताकि आप लोग को असुविधा महसूस ना हो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो कौन सा वाटरफॉल यहाँ पे नहीं है रांची में? गौतम धारा, जिसको जोन्हा फॉल के नाम से जानते हैं, हुंड्रू फॉल, या फिर दसम वाटरफॉल, या फिर पेरवा घाघ वाटरफॉल। इसका आंसर डी हो जाएगा पेरवा घाघ। ये पेरवा घाघ खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए एक क्वेश्चन ना बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, जो बहुत पहले के होंगे तो कंफ्यूज करना बनता है उन लोगों का। क्यों बनता है इसे मैं बताता हूँ। ये जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है 2007 में, अभी आप लोग ने इस 12 सितंबर को खूंटी डिस्ट्रिक्ट का जो है से फॉर्मेशन डे बनाया इस डिस्ट्रिक्ट का। तो 12 सितंबर 2007 को इसको बनाया गया था। उससे पहले जो है से रांची का पार्ट था। तो अभी यह खुट्टी में है, तो इसका मतलब पहले यह रांची में था। तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन इस तरह से आप लोग को बनाए जा सकते हैं, थोड़ा टफ करना होगा। तो पेरवा घाघ वाटरफॉल खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, न कि रांची में।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा। गौतम धारा जो वाटरफॉल है इसको जोना फॉल के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है। कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है इसमें स्नान किए थे, इसीलिए गौतम धारा के नाम से जानते हैं। मेन नाम इसका जोना फॉल है। लोकेशन रांची में है, ठीक है, गौतम धारा। अब ये रारू रिवर पे है। कहाँ पे है? रारू रिवर। हुंड्रू फॉल है, आपको देखने को मिलेगा। हुंड्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। यह स्वर्ण रेखा रिवर जो कि रांची के नगरी से निकलते हैं। दसम वाटरफॉल भी रांची में देखने को मिलेगा, और दसम वाटरफॉल आपको कांची रिवर पे है ना, कांची रिवर देख लीजिएगा। पेरवा घाट वाटरफॉल कहाँ पे है बताइए। बाकी एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ जो कि वाटरफॉल से आपसे पूछते हैं, दो बताता हूँ, एक नहीं दो। एक रजरप्पा बता देता हूँ और एक बता देता हूँ जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा है। तो रजरप्पा देख लीजिएगा, दामोदर और भीड़ा, लोकल में इसको भीड़ा भेड़ा रिवर भी कहते हैं। तो दामोदर और भेड़ा पर बनता है रजरप्पा, रामगढ़ में। आर फॉर रजरप्पा, आर फॉर रामगढ़। और एक जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है बुढ़ा घाघ, ठीक है, बुढ़ा घाघ। तो बुढ़ा घाघ जो है ये आपको लातेहार में देखने को मिलेगा, और ए बनता है आपको बुरहा रिवर पर। तो बी से हो गया बुढ़ा घाघ और बी से हो गया बुरहा रिवर। इसको देख लीजिएगा, लातेहार में है। इसका आपको हाइट याद रखना चाहिए, 143 है। आई लव यू आप लोग बोलते हैं ना 143 तो 143 मीटर याद रख लीजिएगा। और यह इंडिया का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है बुढ़ा घाघ। और झारखंड का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट रांची, वह झारखंड का 21वां हाईकोर्ट है। इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि जो पेरवा घाघ वाटरफॉल है खुट्टी में, वह किस रिवर पे बनता है, ठीक है। खुट्टी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, लाख का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में। Which of the flowing is the most used वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर ओपेरा मिनी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। गूगल क्रोम तो नाम से तो स्पष्ट है कि 2008 में इसको गूगल क्रोम को लाया गया था गूगल कंपनी के द्वारा ना। चलिए, ये पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक का। और जो सफारी है वह सेकेंड मोस्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। बाकी अगर पूछते हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन है, तो सर्च इंजन में गूगल ही है। तो गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्रोम जो है से आपका वेब ब्राउजर है। डिफरेंस आपको बताया था कि जो वेब सर्च इंजन होता है उसका अपने पास डेटा होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनके पास अपना डेटाबेस नहीं होता है। ये जो है से HTML पेजेस को वेबसाइट पे जाके सर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये होता है, इनके पास अपना डेटाबेस नहीं होता है। तो कुछ डिफरेंसेस है तो समझ सकते हैं। बाकी यहाँ से सारे के सारे वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल से। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि छांटी कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन इनपुट डिवाइस है या कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते ही हैं, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हार्बर प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस। इनमें से किस गैस का जो फॉर्मेशन है हार्बर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? 12 क्लास पढ़े हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहाँ पे हार्बर प्रोसेस देखने को मिला होगा। मस्टर्ड गैस, लाफिंग गैस, अमोनिया गैस या फिर मार्स गैस। सारे पॉइंट को क्लियर करूंगा, पहले आंसर बताता हूँ। ये अमोनिया गैस है। गैस नहीं भी रहेगा तो भी अमोनिया गैस ही है। ये जो हार्बर प्रोसेस है उसमें होता क्या है, अगर इसका रिएक्शन लिखूँ तो H2 + N2 दैट गिव्स NH3। अगर बैलेंस करना होगा तो देख लीजिएगा। JCC को मैं देखा हूँ कि अलग अलग एग्जाम में किया क्या है ना कि इक्वेशन तक बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो 3H2 लगा लीजिएगा। यहाँ पे निकेल और पैलेडियम यूज होता है 300 ATM ना, तो इस तरह से यूज होता है इसका। तो अमोनिया आपका फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनिया है। और यह गैस जो होता है, अमोनिया गैस में जो है से जल सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया जो गैस होता है जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, बहुत जल्दी घुलता है। बाकी निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि उसका रेट को इंक्रीज कर देता है। मस्टर्ड गैस देख लीजिएगा, यह एक क्लोरीन का कंपाउंड है। यह फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुआ था। आपको याद है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें मस्टर्ड गैस का काफ़ी यूज हुआ था। और आपसे अगर पूछ दे कि कौन सा गैस प्रयोग किया गया था तो क्लोरीन गैस, क्योंकि इसमें आपको क्लोरीन गैस ही देखने को मिलेगा। इसमें जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था याद है कब था? 28 जुलाई 1940। डेट आप लोग याद रखा कीजिए ना। और लास्ट किया था 11 नवंबर
1918 को। डेट थोड़ा सा याद रखिएगा आप, 11 नवंबर और 28 जुलाई, यही इसका फर्स्ट वर्ल्ड वार था। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स को बोला जाता है N2O को। और मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है? मार्स गैस का फार्मूला CH4 होता है, इसको मीथेन के नाम से आप लोग जानते हैं। नेचुरल गैस और बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है, धान की खेत से यही गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। सारा पॉइंट्स तो क्लियर है, अब तो कुछ बचा नहीं, या चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो देखिए आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा ही पढ़ा कीजिए कि मान लेते हैं कि वर्ल्ड वार आ गया, ठीक है, जैसे मस्टर्ड गैस पढ़े, तो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने याद रखा कीजिए, ना तो बहुत आप लोग का नॉलेज ना इंक्रीज कर जाएगा। मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा ही पढ़ता हूँ, मुझे आ गया ना मस्टर्ड गैस, तो मैं आपको यहाँ पे क्यों बता दिया। अगर मुझे मस्टर्ड गैस याद आया, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार माइंड में थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं जाकर तुरंत उसको जो देखता हूँ कि हाँ कब हुआ था, क्या क्या कुछ हुआ था, उतना चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ, तो इससे आपका नॉलेज जो है से ना इंक्रीज नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, ओके। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, तो उसको आप लोग नाम सुनते हैं तो देख लीजिए डेट की कब हुआ, 18 जून। क्वेश्चन 10 है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रविंद्र कुमार, मिनेश शाह, या फिर इनका नाम है माधवी पुरी बुच, नाम भी ऐसा है इसको, और विनय कुमार त्रिपाठी। आंसर इसका डी होगा ना, विनय कुमार त्रिपाठी अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और चेयरमैन के साथ साथ CEO भी यही है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेलवे बोर्ड। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? जो आप लोग थंबनेल में देखे थे इमेज, वही क्वेश्चन है। तो इंडिया कितना मेडल जीता था? आइए खुद एक मेडल टैली दिखा देते हैं, उसके बाद आंसर तो बताने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। यही जो है से आपका मेडल टैली है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का, देख लीजिएगा, जो कि बर्मिंघम UK में हुआ था। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? बर्मिंघम UK में। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो मेडल टैली में था ऑस्ट्रेलिया के पास था। टोटल जो है इसके पास 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और उसके बाद 54 ब्रॉन्ज था। तो इसके साथ फर्स्ट सेकेंड पे इंग्लैंड रहा था, जहाँ पे जो कि होस्ट कंट्री था, कनाडा, और उसके बाद इंडिया है चौथे नंबर पे। तो इंडिया कितने नंबर फिनिश किया? तो इंडिया चौथे स्थान पर फिनिश किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो ये भी हो गया कि कहाँ हुआ, तो बर्मिंघम UK में। फर्स्ट पे कौन था मेडल टैली में? तो ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड इसका याद रख लीजिएगा, इसका गोल्ड पूछेंगे, 67 गोल्ड ये जीता था। इंडिया का तो सारा इंपॉर्टेंट आपको, सबसे ज़्यादा चांस है कि पूछेंगे गोल्ड, 22 गोल्ड है, 16 आपका सिल्वर और 23 जो है से आपको ब्रॉन्ज देखने को मिलेगा। और टोटल मेडल 61 है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चौथा स्थान पे इसको फिनिश किए हैं, समझ गए? तो ये सारा देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ नेशन होता है, आपको आइडिया होगा। तो इसमें 61 तो आंसर हो गया। बाकी ये पॉइंट ये भी है कि जो अगला कॉमनवेल्थ गेम होगा वह मेलबर्न और रीजनल विक्टोरिया में होगा। मेलबर्न जो है से ऑस्ट्रेलिया में प्लेस देखने को मिलेगा ना, इसका कैपिटल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे यूज किया जाता है, देख लीजिएगा करेंसी वगैरह। तो कॉमनवेल्थ 2026 में जो होस्ट कंट्री है वह ऑस्ट्रेलिया और रीजनल विक्टोरिया देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम आप लोग समझ में आ रहा होगा, 22 है और 22 से 26 हुआ, इसका मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। हर एक 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है। ओलंपिक गेम भी 4 सालों के बाद ही होता है, समझ गए? चलिए, सारा चीज़ समझ गए। एक पॉइंट छूट रहा है जो कि मैं भाग रहा हूँ छोड़कर। कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसमें टोटल 54 कंट्रीज है ना, देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ नेशन उसको आप लोग बोलते हैं जिसको ब्रिटेन जो है कभी न कभी कॉलोनी बना के रखा था, उसको कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से जाना जाता है। झारखंड के ही करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये सारे जो मंत्री हैं करंट में न्यूज में थे, तो इसको क्वेश्चन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब इनमें से कौन जो है इसे करेक्टली मैच नहीं है? हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आलमगीर आलम के बारे में बोला जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो और फाइनेंस मिनिस्टर जोबा मांझी को बोला गया है। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? ऑब्वियसली पता होगा जो जोबा मांझी हैं ये क्या है, महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ये झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, समझ गए? तो आंसर इसका ई हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ये नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर है आपके हैं रामेश्वर उरांव, जो कि अभी झारखंड का 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किए थे, जो कि बजट था 1.01 लाख करोड़, समझ गए? तो सारा को देख लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और इरिगेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आलमगीर आलम,
एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो, फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं रामेश्वर उरांव। जोबा मांझी हैं एजुकेशन महिला और बाल विकास मंत्री, ठीक है। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोबा मांझी और जोबा मुर्मू से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो जो जोबा मुर्मू हैं वह राइटर है ना, जो कि ओलन बहा लिखे हैं संथाली में। क्वेश्चन 13, हेलेना इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ विच वर्जन। यहाँ पे एन छूट गया है और आप लोग मिसाइल का स्पेलिंग देख लीजिएगा। पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ा कीजिए, मिसाइल आप लोग को दे देगा वहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, तो समझ लीजिएगा, ऐसे पढ़ा कीजिए। हाँ, टॉपिक है हेलेना जो है किस तरह का एक जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, किस वर्जन का है, आकाश का, नाग का, पृथ्वी का या अग्नि का। आंसर इसका बी हो जाएगा। नाग के बारे में पता है, इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोला जाता है। एक बार इसको छोड़ दिए तो अपना लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएगा। वीडियो स्लो हो रहा है क्या? फास्ट चलें। बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो थोड़ा सा स्लो सांस ले लेकर मैं बोलता हूँ। आकाश और नाग दोनों जो है सरफेस टू एयर मिसाइल देख लीजिएगा, सरफेस टू एयर। साथ ही साथ जो त्रिशूल आप लोग मिसाइल देखे हैं, ये भी जो है से आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि दोनों जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको याद रखें। अग्नि का एक देखे होंगे आप लोग, अग्नि 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए डिफेंस में। तो अग्नि 5 इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इसका रेंज है। इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जाम्पल में अग्नि 5 आता है। सबको देख लीजिएगा, पृथ्वी अग्नि सरफेस टू सरफेस है, आकाश नाग और त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ मिसाइल के बारे में बात करें तो एक ब्रह्मोस याद रख लीजिएगा, जो कि आप लोग रसिया से मंगाए हैं, और S-400 डिफेंस सिस्टम भी हम लोग मंगाए हैं रसिया से ही। ब्रह्मोस 2 रिवर के नाम से है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा इंडिया और रोस्कोमोस रिवर रसिया का, ठीक है, तो इसी नाम से इसका ब्रह्मोस नाम पड़ा है। S-400 भी हम लोग मंगाए हैं रसिया से भी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, याद रखिएगा। जैसे कि वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है, तो समित वी कामत। इनको देखिएगा, ये न्यूली अपॉइंटेड है ना, हाल ही में अभी अपॉइंट किए हैं जी सतीश रेड्डी चेयरमैन के पद से, मतलब अब नया अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। हटाएंगे क्यों, ठीक है, सब जो है से अच्छे यहाँ पे आते हैं पोस्ट पे और योगदान देकर जाते हैं, तो हटाएंगे क्यों। 3 लोग का टाइम पीरियड जो है से समाप्त हो जाता है, तो हम लोग नए लोगों को चाह देते हैं, ताकि हो सकता है कि नए लोग आएंगे तो नए चीज़ को देखने को मिलेगा। तो समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के चेयरमैन है, यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। 1958 में आप लोग नासा का भी इस्टेब्लिशमेंट उसी समय हुआ था ना, याद रख सकते हैं। इसरो के बारे में देख लीजिएगा, अभी मैं चर्चा कर देता हूँ। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, अभी एस सोमनाथ है ना, पुराना डेटा याद नहीं ना है कि हाँ अभी चल रहे हैं के सिवन, एस सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलेगा कर्नाटका में, जबकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है DRDO का, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलते हैं, मिसाइल का काम जितना भी होता है ना आप लोग, मिसाइल का काम वो सब DRDO देखता है, और जितना भी सैटेलाइट वगैरह देखते हैं वो सब का काम देखने काम होता है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको 15 अगस्त 1969 को फॉर्म किया गया था ना, इसको देख लीजिएगा। इसरो को, DRDO को 1958 में। आंसर बी हो गया, डिटेल में समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Which country has opened world's longest glass bottom bridge in May 2022? करंट अफेयर क्वेश्चन है कि May 2022 में विश्व का, यहाँ पे देखिए क्या किया हूँ मैं, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है, यानी कि जो बॉटम है वह ग्लास रहेगा। तो ये ब्रिज आप लोग देख लीजिए, अरे भाई देख लीजिए, इस तरह से ब्रिज है, ओके, बहुत ऊंचा ब्रिज है और यह ग्लास है। देखिए बॉटम इसका ग्लास का बना हुआ है, ओके, कुछ कपल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलना है यहाँ पे। तो मई 2022 में आंसर हो जाएगा वियतनाम। आंसर देख लीजिएगा, बी वियतनाम है। वियतनाम में इसको ओपन किया गया है, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज है, इसको देख लीजिएगा। अगर वियतनाम के बारे में चाहिएगा, एशिया में ये कंट्री है। कैपिटल इसका देखने को मिलेगा हनोई में। करेंसी इसका वियतनामीज डोंग है। PM अभी फार्म मिन ची देखने को मिलेंगे, और प्रेसिडेंट गुआन जुआन फुक, नाम ऐसा ही रहता है, याद रख लीजिएगा। करेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वियतनामीज डोंग। अगर आपको पास्ट का पेपर याद होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे कि श्रीलंका जो कंट्री है उसका करेंसी कोड क्या है, तो LKR आंसर था, लंकन रूपी को LKR लिखा जाता है, समझ गए। आप लोग बताइए कि जो ये वियतनाम है उसका करेंसी कोड क्या है। करेंसी कोड पास्ट में पूछे हैं तो आगे भी पूछेंगे ही इस तरह से। बाकी मलेशिया का देख लीजिएगा, करेंसी जो होता है से रिंगिट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मलेशिया कैपिटल कोलालमपुरम देखने को है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जापान समिति कैपिटल टोक्यो, जहाँ पे भी हुआ था ओलंपिक गेम्स, जो कि इंडिया 7 मेडल आया था, 1 गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। चाइना तो समझते होंगे आपका दोस्त। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेयर्स डज नॉट बिलोंग टू हॉकी। झारखंड के प्लेयर्स हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन ऐसे प्लेयर हैं जो कि हॉकी से बिलोंग नहीं करते हैं। अंशुता लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, निकी प्रधान, सुमराई टेटे, संगीता कुमारी या फिर कोमलिका बरी। सही आंसर हो जाएगा कोमलिका बरी। कोमलिका बरी जो हैं ये हॉकी के प्लेयर नहीं है, या आर्चरी के प्लेयर हैं। देखिए ठीक है, दीपा कुमारी हैं, दीपिका कुमारी हैं, कोमलिका बरी, ये सारे प्लेयर्स झारखंड में आर्चरी से बिलोंग करते हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे हॉकी के प्लेयर हैं। संगीता कुमारी, सुमराई टेटे, निकी प्रधान, जयपाल सिंह मुंडा और अंशुता लकड़ा। जयपाल सिंह मुंडा को आप लोग मारम गोमके के नाम से जानते हैं। यह झारखंड पार्टी को बनाए थे 1950 में, जब यूनाइटेड झारखंड पार्टी और आदिवासी महासभा मिला था तब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक और बताता हूँ, यहाँ पे झारखंड जो आर्चरी एकेडमी है वह सरायकेला खरसावां रीजन में है ना। सरायकेला खरसावां रीजन में आर्चरी एकेडमी देखने को मिलेगा, जिसके आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट बोलिए अर्जुन मुंडा हैं, ठीक है, अध्यक्ष। और जो नेशनल आर्चरी है अकेडमी, उसका भी चेयरमैन अर्जुन मुंडा ही देखने को मिलेंगे। चलते हैं, अब कुछ इंडेक्स है और इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है आप लोग मैच कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको स्लाइड रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2021, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022, या फिर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जिसमें टॉप है आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे देखिए मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको जो ऑप्शन नंबर 5 है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 जो इंडिया का नंबर 1 है वह है आईआईटी बॉम्बे। तो उसका पूरा वर्ल्ड में कितना रैंक है, उस आधार पर इसको मैच करना है, समझ गए। अब इसको मैच कीजिए, ध्यान से देखिएगा। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है उसमें इंडिया का जो रैंक है 136 है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा जो वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक 135 है। उसके बाद जो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2021 है उसमें देखने को मिलेगा इंडिया का रैंक 101। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक है 63। और जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें रैंकिंग में भारत का जो यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे है उसको 177वां स्थान दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो सारा का सारा इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैप्पीनेस, जेंडर और हंगर भी आपसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यह 2021 का है, नया रिपोर्ट है। देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है, वर्ल्ड जो हंगर रिपोर्ट है ये 2021, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। यह तकरीबन अक्टूबर नवंबर का यह रिपोर्ट है ना, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आपसे पूछ सकते हैं, जब तक नया रिपोर्ट नहीं आता है प्रीवियस ईयर वाला ही पूछेंगे आपसे ना, इसको ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और भी ऐसे रिपोर्ट आगे जो पार्ट आते जाएगा डालते जाऊंगा, वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ कि अभी तो एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए ऐसे छोड़ के पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वीडियो नहीं देखना अलग बात है, लेकिन तैयारी आप लोग नहीं छोड़िएगा। तैयारी आपको डेली करना पड़ता है। एक दिन छोड़ते हैं तो समझिए कि आप लोग 4-5 दिन पीछे चल जाते हैं और स्टूडेंट जो है आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझिए, और पढ़ाई छोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग कंटिन्यू रहें। Which country was suspended from Human Rights Council by UN in April 2022? बोला जा रहा है कि कौन सा कंट्री है जिसको जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो मानवाधिकार परिषद है उससे अलग कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो आप लोग इसको ना कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन को आप लोग टिक कीजिए। आप लोग अगर कॉमन सेंस लगा पा रहे होंगे तो आंसर कीजिए, मैं आंसर बताता हूँ आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर रसिया है। क्या इसको आप लोग कर पा रहे थे? जी हाँ। पहले आप लोग को देखने को मिला होगा जो क्रीमिया वाला इशू आया था, उसको लेकर इसको G8 से हटाया गया धक्का मुक्का मार के, और उस G7 बन गया। अभी देखिए हाल में अभी आप लोग को यूक्रेन का इशू आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसको जो है से रसिया को हटा दिया गया यूएन से, ठीक है। जो उसका ह्यूमन राइट काउंसिल है, ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है? मानवाधिकार आयोग, जो मानव के अधिकार के बारे में बात करता है कि आप लोग कहीं भी अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं तो यूनाइटेड नेशन पूरा वर्ल्ड में कहीं भी जो है से इस पिक्चर में आ जाता है। ओके, तो इसीलिए जो है से रसिया जो है से इतना इशू इसका चल रहा था, आक्रमण कर रहा है, तो इसको हटा दिया है, ठीक है। यह अप्रैल 2022 का न्यूज़ है, समझ सकते हैं इस बात को।
तो रसिया हो गया। बाकी अफगानिस्तान देखिएगा, अभी सबसे जो है सर नाखुश देश है, अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट बताया था ना, उसमें सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, यूनाइटेड नेशन का आप लोगों को ह्यूमन राइट तो पता होगा, काउंसिल वगैरह है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1948 में इसका गठन किया गया था ना, इसको देख लीजिएगा। 10 दिसंबर 1948 भारत में भी मानवाधिकार आयोग है, जिसको 1993 में इसको फॉर्म किया गया था यहाँ पे ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसमें हर एक स्टेट में भी एक मानवाधिकार आयोग होता है, तो आप लोग बताइए कि अभी वर्तमान में जो है जो भारत के कौन है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और पहले कौन थे, और झारखंड के वर्तमान में कौन है, बताइए जरा, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कीजिए। आंसर इसका डी होगा, रसिया। करेंसी इसका रूबल चलता है। संसद जो है संसद इसका आप लोग बोलते हैं रसिया का डूमा, ठीक है। रसिया में 2 बार क्रांति हुआ था, 1905 में और 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। रसिया एक ऐसा कंट्री है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो इसको यूरेशियन कंट्री के नाम से जानते हैं। तुर्की का भी कहानी कुछ कुछ ऐसा ही है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है यूराल रिवर और माउंटेन। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस वाज नॉट कैरिड आउट बाय द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन सा जो है से ऑपरेशन नहीं कंडक्ट किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ट्राइडेंट या फिर ऑपरेशन पुमालाई। देखिए ये जो किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, यह इंडियन आर्मी का नहीं था, यह इंडियन नेवी का था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सारा का सारा ऑपरेशन देख लीजिएगा। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका ऑपरेशन कैक्टस जो है 1988 का है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का है, ये नेवी की तरफ किया गया था, बहुत सारे जहाज़ों को मारा गया था। और ऑपरेशन जो पुमलाई है वह 1987 का है, यह श्रीलंका से बिलोंग करता है ना। लिटे का जो मैटर चल रहा था, एक तरह का बोल सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन स्टेप था इंडिया का, राजीव गांधी के टाइम में, योग्य पता होगा राजीव गांधी के टाइम में, उनकी हत्या तो 1991 में हुआ था, तो उसमें ट्राइडेंट चलाया गया था, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग जो कारगिल दिवस है, कारगिल दिवस वह आप लोग मनाते हैं 26 जुलाई को, विजय दिवस मनाते हैं ना, कारगिल जीते थे आप लोग, उसके खुशी में सबको देख लीजिएगा। एक चीज़ तो याद है ना कि भूल चुके हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, और 4 दिसंबर को आप लोग मनाते हैं नेवी डे। तीनों को लोग भूलिए नहीं। अभी वर्तमान में जैसे हेड कौन है इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का चीफ कौन है, और नेवी का चीफ कौन है, नाम लिखिए। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको पूछ जाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, अगर आंसर नहीं देना है तो आप लोग A4 साइड का सीट बना लीजिए और उसको अब तैयार कीजिए। कुछ मैं भी डब्ल्यू दूंगा, आप भी तैयार कीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मई 2022 में, तो आपसे पूछ सकते हैं। अभी राजीव कुमार का स्थान ले रहे हैं ना, अरे भाई ले रहे हैं मनोज सोनी, विक्रम सिंह मेहता, सुमन बेरी या फिर अनुराग ठाकुर। सही आंसर सी होगा, सुमराय बेरी। जो पहले आप लोग को उपाध्यक्ष देखने को मिलते हैं राजीव कुमार, वो अब हट गए हैं, अब नया जो बनाए गए हैं वह हैं सुमन बेरी। तो अब इनको याद रखिएगा, नया वाइस चेयरमैन यही है। चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग काफ़ी एक जो है से इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एक बॉडी देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चन आपको बनते रहता है। नीति आयोग का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको जो योजना आयोग आप लोग देखते हैं, उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया था ना, इसको देख लीजिए। इसके चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, उसके भी चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। स्टेट में सीएम होते हैं। आंसर इसका सुमन बेरी, याद रख लीजिएगा। Who was the flag bearer at the Tokyo Olympics with Mary Kom in the opening ceremony? जब भी कोई इवेंट होता है, खेलों का महाकुंभ बोला जाता है ओलंपिक को, तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मेरी कॉम के साथ जो ध्वजवाहक एक और कौन थे? नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया, मनप्रीत सिंह या फिर दूती चंद। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, मनप्रीत सिंह। नाम सुने हैं, इंडियन
हॉकी टीम के या कैप्टन हैं, ठीक है, मनप्रीत सिंह। तो ये भी फ्लैग बेरर थे मैरी कॉम के साथ। मैरी कॉम इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये किससे रिलेटेड है, या बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इनका बायोग्राफी का नाम है द अनब्रेकेबल, और इन पर मूवी बन चुका है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीते थे। रवि कुमार दहिया एक रेसलर है ना, कुश्ती करते हैं, रेसलर। और दूती चंद धावक हैं, दूती चंद एक धावक हैं। बाकी एक पीटी उषा है, पीटी उषा, इनको आप लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं। और एक हिमा दास हैं आसाम के, उनका बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है उनको, ठीक है, देख लीजिएगा। काफ़ी जो ये सब जो है भारत के इन्होंने बहुत नाम ऊपर किए हैं। थैंक यू वेरी मच। हु इज़ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान बताइए कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, टीवी सोमनाथन या फिर एनके सिंह। यह करंट में न्यूज में था, इसको देख लीजिएगा। इसको टीवी सोमनाथन इसके अभी वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, किसके, भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके, ठीक है, उनका नाम है टीवी सोमनाथन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि 1 रुपया जो आप लोग देखते हैं, तो 1 रुपया के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपया का सिक्का जो होता है उस पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी जितना नोट्स देखते हैं वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो टीवी सोमनाथन जो हैं सभी वर्तमान में वित्त सचिव हैं। शक्तिकांत दास तो आपको बताया था, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, और आरबीआई के गवर्नर में इनका पोजीशन कौन सा है, तो 25वां स्थान है। तो 25वां स्थान इनका देखने को मिलेगा। फर्स्ट गवर्नर थे वह अंग्रेज थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, और भारतीय पहले गवर्नर थे वह उनका नाम था सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसाइंथेसिस, फोटोसाइंथेसिस के लिए में कौन एक जरूरी नहीं है, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई जरूरी नहीं होता है, बाहर से थोड़ा सा साउंड आ रहा है इसलिए वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं ना। तो ऑक्सीजन जो है जरूरत नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपसे पूछते हैं कि जो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके ड्यूरेशन में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह कहाँ से आता है, तो वह ऑक्सीजन वाटर से आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए साउंड खत्म हो गया, अब आराम से डिस्कस करूँगा। तो ऑक्सीजन वाटर से मिलता है, ये पॉइंट है। वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो है जरूरत होता है, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और ग्रीन लाइट में सबसे कम। आंसर डी हो गया। चलिए समझ चुके होंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं था, यह लास्ट हो चुका है अब। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आते हैं तो देखते देखते हम लोग का एंड हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसको आप लोग 2 बजे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो और बाकी आज रात को तो क्लास नहीं होगा, संडे स्पेशल आज वीडियो मिल चुका है, कल से आपको देखने को मिलेगा सारा लेक्चर टाइम से। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारतम, जय हिंद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है। सोसाइटी में एजुकेशन को फैलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो थोड़ा आप लोग का भी सपोर्ट अपेक्षित है। ओके, आप लोग भी कुछ काम करें तो हमसे अगर मदद होगा तो हमसे भी मांगेगा, हम भी कुछ कर देंगे। ओके, फिर वंदे भारतम, जय हिंद।